हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर आकर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं जो हमारी जावा की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो करंटली अभी रनिंग में है, उसमें एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि जो जावा के पास में कितने टाइप्स के लूप्स है। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि आप सभी मुझे कमेंट्स करके जल्दी से बता दीजिए कि जावा के पास में कितने टाइप्स के लूप्स अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, फिर मैं आप सभी को डेफिनेटली बताने वाला हूं। तो आई थिंक आप सभी ने कमेंट्स कर दिया होगा। अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि जावा के पास में पूरे कितने टाइप्स के लूप्स हैं फ्रेंड्स। 4 टाइप्स के लूप्स है, ठीक है। और आप में से मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ जो भी स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो क्या सोच रहे होंगे पता है कि जावा के पास में सिर्फ कितने टाइप्स के लूप्स हैं, 3 टाइप्स के। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमसे कुछ क्वेश्चन करता है कि कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं, तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली क्या आता है कि 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना, जावा के पास में कितने टाइप्स के लूप्स है फ्रेंड्स, 4 टाइप्स के। उन चारों के मैं यहाँ पर आपको नाम लिखकर बता देता हूं जिनसे आप अवेयर भी हैं, ठीक है। एक होता है व्हाइल लूप, ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाइल लूप, उसके बाद में हम पढ़ते हैं डू व्हाइल लूप, ठीक है। और सबसे मेन जो हर जगह यूज होता है वो होता है फॉर लूप, ठीक है। सबसे मेन क्या है यहाँ पर, फॉर लूप। और लास्ट फ्रेंड जो जावा के पास में अवेलेबल है लेकिन सी लैंग्वेज के पास में नहीं है, वो क्या है, फॉर ईच लूप, ठीक है। तो इस तरीके से जावा के पास में कितने टाइप्स के लूप्स हो गए फ्रेंड्स, 4 टाइप्स के लूप्स हो गए, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आया जावा के पास में कितने टाइप्स के लूप्स हैं, तो 4 टाइप्स के। अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आपको क्या कहना है, 4 टाइप्स के लूप्स होते हैं जावा के पास में। चलिए, इतना हमें समझ में आया। अब जल्दी से एक प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। हम क्या करने वाले हैं, तो जो जावा के पास में 4th टाइप का लूप है ना, उसी को आज हम समझने वाले हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी है, तो उनको भी हम क्या करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं। चलिए, मैंने एक ए नाम से क्लास बना दी है यहाँ पर। इसके अंदर मैं मेन मेथड को बना लेता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी सी चीज भी मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ मेन मेथड से रिलेटेड। वो वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। एंड में मैं बताने वाला हूँ, इस मेन मेथड से रिलेटेड है वो, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो आप सभी लिखते आए हैं, अब इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो को वॉच करते रहिए। अब यहाँ पर एक मैं सिंपल सा प्रोग्राम बनाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, अरे का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अरे का यूज करके एक प्रोग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने इंटीजर टाइप का एक एक्स नाम का एरे बनाया है, ठीक है। एरे किस तरीके से बनाते हैं आई थिंक आप सभी को याद होगा, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा जो हमने 1 घंटे का ट्यूटोरियल डाला था, ठीक है, उसमें पूरा हमने एरे को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक सिंपल सा एरे बनाकर तैयार कर रहा हूँ। आप साइज दे सकते हैं कितना, 6 या जितना भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, एक तो साइज दे सकते हैं, और अगर आपको वैल्यू पास करना है, ठीक है, साइज किसके अंदर आती है, इन बिग ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। ये जो होते हैं ना ब्रैकेट्स, इनके अंदर क्या देते हैं हम, साइज। लेकिन अगर हमें वैल्यू पास करनी होती है फ्रेंड्स, तो हम वैल्यू किसके अंदर पास करते हैं पता है आप सभी को, इन करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। वैल्यू अगर पास करनी है डायरेक्ट, तो आप कहां पास करते हो, इन करली ब्रेसेस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मान लीजिए 50 तक की वैल्यूज हमने इस अरे में पास कर दी। अब यहाँ पर सिंपल सा एक मैं फॉर लूप चला रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या चला रहा हूँ, फॉर लूप, फिर मैं फॉर ईच लूप की वर्किंग आपको समझाने वाला हूँ। फॉर लूप चलाया मैंने, इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल लिया, इनिशियलाइज कहां से किया है, 0 से, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, 0 से। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया है, अब एरे की साइज तक जाना है, ठीक है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स डॉट लेंथ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, लेंथ प्रॉपर्टी, जो क्या करती है, एरे के साइज तक लूप को चलाने में हेल्प करती है। तो एक तो आप ये कर सकते हो, और आप यहाँ डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, जितनी एरे की साइज है उतना भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर मैं लेंथ प्रॉपर्टी का ही क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। फिर आई को इंक्रीमेंट करते हुए, अब ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है, यहाँ पर सिंपल सा मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूं, और मैसेज के अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पर एक्स ऑफ आई को, ठीक है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, एक्स ऑफ आई को प्रिंट कर दिया। चलिए प्रोग्राम को चला कर देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको करना होगा सेव, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं ए डॉट जावा नाम से। यहाँ पर मैंने लिखा ए डॉट जावा, ठीक है। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली सेव हो चुका है। देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया है, यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है ब्रैकेट से रिलेटेड, देख लेते हैं कहां पर इशू आ रहा है। लाइन नंबर 11 में, ठीक है। तो लाइन नंबर 11 में तो वैसे कुछ इशू होना नहीं चाहिए। ओके, तो मैं देख लेता हूं, 1 मिनट। हाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे कितना बड़ा गलती हो चुका है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। हम अगर इस वाले सिंटेक्स को फॉलो करते हैं ना, तो ये कब करते हैं, जब सिर्फ हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, साइज के साथ में।
लेकिन अगर हम जब वैल्यू पास करते हैं ना तो हमें यहाँ पर न्यू और इंट नहीं लिखना होता है, ठीक है। न्यू और इंट हम कब लिखते हैं, जब हम सिर्फ मेमोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। एरे की क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेशन करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, तो उस समय हमें यहाँ पर न्यू इंट लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक है, ये गलती हुआ, अब ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर मैंने एक इंट एक्स टाइप का एरे बनाया है, उसमें कुछ वैल्यूज पास कर दी है। अब मैंने यहाँ फॉर लूप की हेल्प से क्या किया, उन वैल्यू को एक्सेस करने का कोशिश किया है। जैसे ही प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करा, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो चुका है, आउटपुट में वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। 10 से लेकर 50 तक, और यहाँ पर 2 बार आ रही है, ठीक है। शायद से हमने 2 बार प्रोग्राम को रन कर दिया था, इसलिए ये ऐसा हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर वापस से रन किया तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 10 से लेकर 50 तक हमारे पास में वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। अब मेन चीज ध्यान ध्यान से देखिए, जो मैं बताने वाला हूं, यहाँ पर अगर मैंने पास कर दिया, समझ लिए कि लूप को चला दिया मैंने 7 या 8 तक चला दिया, ठीक है। 0 से लेके किस इंडेक्स तक चला दिया फ्रेंड्स, मैंने लूप को 8 इंडेक्स तक। तो आप सभी अब मुझे इसका आउटपुट बताइए, ठीक है। तो अगर आपने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आप उसके हिसाब से बोल दोगे कि इंटीजर टाइप का एरे है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, बची हुई जितनी भी इंडेक्सिंग है, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक तो ये वैल्यूज आएंगी, 4 के बाद में 8 7 तक क्या आने वाला है, यहाँ से 0 0 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गलत हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ कि अरे के अंदर अगर आपने कुछ वैल्यूज पास कर दी, मतलब उसकी इंडेक्सिंग बन चुकी है, ठीक है। यहाँ से कहाँ, 0 से लेकर 4 तक की इंडेक्सिंग अब उसकी बन गई है, क्योंकि आपने 5 वैल्यू पास की है। लेकिन आप अब एक्सेस कहां तक कर रहे हो उसको, 8 इंडेक्स तक, मतलब 7 वाले तक कर रहे हो, ठीक है। लेस देन लगाए मतलब 7 तक आप एक्सेस कर रहे हो। तो उस केस में आती है फ्रेंड्स एक एक्सेप्शन आती है, ठीक है। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आती है। कब आती है फ्रेंड्स ये, जब हमने एरे में कम वैल्यूज पास की है और हम एक्सेस कितना करना चाह रहे हैं, ज्यादा एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 इंडेक्स तक ही वैल्यू डली है, लेकिन हम 7 तक एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो, ठीक है। इसको ऐसा रखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ चुकी है, ठीक है। लाइन नंबर 8 में आ रही है, जहां पर हम उसको एक्सेस करते हैं। यहाँ पर जब हम प्रिंट कर रहे हैं ना, तो 104 तक की तो वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, लेकिन जैसे ही 105 पर जाएगा तो 105 के लिए तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एरर आ जाएगा। अब देखिए फॉर ईच लूप किस तरीके से वर्क करता है, उसकी वर्किंग में आप सभी को समझा देता हूं। अब देखिए फॉर लूप में हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही 105 को प्रिंट किया, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एरर देखने को मिल गया कि आप 8 नंबर के इंडेक्स तक कैसे एक्सेस कर रहे हो, इस टाइप से, ठीक है। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया है कि वहां तक तो इंडेक्स ही अवेलेबल नहीं है। अब फॉर ईच लूप की हेल्प से देखिए होता क्या है कि हमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देखने को ही नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, उसका रीजन मैं आप सभी को बता देता हूं अभी यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर ईच लूप मैंने यहाँ पर बना दिया। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स आई थिंक आप सभी को पता होगा, हमें सिर्फ फोर लिखना होता है और ब्रैकेट के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि एरे भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। उसके बाद में एक वेरिएबल बनाना होता है और कॉलन लगा के हमें इस एरे का नाम देना होता है। अब देखिए फॉर ईच लूप में होता क्या है कि ये जो एक्स नाम का एरे है ना, ये क्या करेगा, अपने एरे के अंदर की एक एक वैल्यू उठा के किसको देता जाएगा, एक एक करके आई को देता जाएगा। तो ये कब तक देता जाएगा फ्रेंड्स वैल्यू, जब तक इसके पास में अवेलेबल है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ये क्या करता है, एक एक करके वैल्यू उठाता है, आई को देता है, और फिर हम यहाँ अंदर आके क्या कर रहे हैं, आई को प्रिंट कर रहे हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ 105 प्रिंट नहीं करना है, अब सिर्फ हमें क्या प्रिंट करना है, आई। आई प्रिंट करने का रीजन आप सभी को समझ में आया होगा कि ये क्या कर रहा है, एक्स अरे अपनी खुद की जो एरे की वैल्यू है, ठीक है, जैसे पहली वैल्यू क्या है 10, तो 10 किसके पास में जाएगा, आई के पास में, और हम आई को प्रिंट कर देंगे तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आउटपुट ना आए तो हम यहाँ से स्लेशन हटा देते हैं, मतलब एलएन हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड वैल्यू 20 जाएगी आई के पास में, फिर यहाँ पर लूप के अंदर आएगा तो 20 भी प्रिंट होगा, इस तरीके से 30 40 और 50। 50 के बाद में क्योंकि यहाँ पर एरे खत्म हो चुका है, ठीक है, उसकी इंडेक्सिंग खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर जो एक्स है ना वो 50 के आगे कुछ भी वैल्यू यहाँ पर देने वाला नहीं है। तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, हम एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन से भी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा है, एक एक करके वैल्यू दे रहा है। अब कुछ ये ऐसा तो कुछ करेगा नहीं कि आगे की कहीं से वैल्यू उठा के लाएगा, नहीं लाएगा। अगर आपके पास में एरे में अवेलेबल है तो सारी की सारी वैल्यू आई को दे देगा और आई से यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे। तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आने का चांस ही नहीं है। उसमें क्यों आ रही थी फ्रेंड्स, ध्यान से आपने अगर देखा हो तो जैसे हमने 5 वैल्यू पास की थी और हम एक्सेस कर रहे थे 8 तक, तो इसलिए एरर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये खुद ही वहां से एक एक करके वैल्यू को फेच कर रहा है और हमारे आई नाम के वेरिएबल को दे रहा है।
तो यहाँ पर अब आप वापस से आउटपुट देख सकते हैं 10 से लेकर 50 तक आ चुका है। यहाँ पर जैसे कि अभी हमें सब चिपके हुए आ रहे हैं, इसमें स्पेसिंग के लिए हमने क्या किया है, इस तरीके से इसको रखा है। अब देखिए यहाँ पर 10 से लेकर 50 तक हमारे पास में आउटपुट आकर क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि फॉर ईच लूप की डेफिनेशन क्या होती है, जैसे आपने कहा कि 4 टाइप के लूप होते हैं एरे के पास में। अब किसी ने पूछ लिया कि बताओ भाई फॉर ईच लूप क्या होता है, तो आप उसको इस तरीके से ऐसे थोड़ी ना बताने बैठेंगे कि हम इंट आई लेते हैं और ऐसा वैसा, ठीक है। हमें क्या बतानी होती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन बतानी होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, कि ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटेबल लूप को क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि ऑलवेज, सॉरी, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटेबल लूप, इसका मतलब समझ में आया कि यहां पर हमने लूप को चलाया नहीं है कि 5 बार चल या भाई 10 बार चल, इस टाइप से। उसने ऑटोमेटिक एरे की साइज को लिया है और उसने उतनी बार क्या कर लिया, अपने आप को चला लिया है, ठीक है। तो एक क्या बनती है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूटेबल लूप को क्या कहते हैं, फॉर ईच लूप कहते हैं। और साथ ही में एक और पॉइंट है कि फॉर ईच लूप का मेनली पर्पस क्या है, एरे के डेटा को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। जो एरे के अंदर डेटा होता है ना, उसके उसको डिस्प्ले कराने का ही मेन पर्पस है हमारे फॉर ईच लूप का। क्योंकि देखिए यहाँ एरे से एक एक करके वैल्यू लेता है और इस वेरिएबल को देता है, और वेरिएबल से यहाँ पर क्या हो जाती है, वैल्यू प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो फॉर ईच लूप का मेन पर्पस क्या है, एरे के डेटे को डिस्प्ले करवाना। अब देखिए हम फॉर लूप और फॉर ईच लूप में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे एक प्रोग्राम की हेल्प से। हम सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाकर देख रहे हैं कि एरे के अंदर इवन नंबर कौन कौन से, उनको प्रिंट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, 33, 22, ठीक है। और इसको दे देता हूँ मैं कुछ भी 45 और 50, 10, 20 जो भी है, ठीक है, जितनी भी वैल्यू मैंने दे दी। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं फॉर लूप का यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल लिया, इसको चलाया है मैंने 0 से एरे की लेंथ तक, और आई को इंक्रीमेंट किया है। साथ में अब मुझे देखना है कि एरे के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसी होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो इवन के लिए क्या कंडीशन डालते हैं फ्रेंड्स, हमें इफ का यूज करना होता है। अब वैल्यू यहाँ पर किसके पास से आ रही है, एक्स एरे से, और इंडेक्स की हेल्प से आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स ऑफ आई लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स ऑफ आई, ठीक है, एक्स ऑफ आई का मॉड्यूलस हम क्या निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे 2 से। और अगर वो क्या आ जाता है, यहाँ पर 0 आ जाता है, ठीक है। तो अगर वो वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, तो यहाँ पर ये इफ के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या चेक होगा, फर्स्ट वैल्यू आएगी यहाँ पर, उसका 2 से रिमाइंडर निकलेगा, जैसे 10 है तो 10 का 2 से रिमाइंडर क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि 2 5 से 10 पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 0 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन ट्रू होगी, तो इफ के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू। जैसे ही इफ के अंदर ट्रू आएगा, तो ये मैसेज में क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आकर क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इसी तरीके से लूप चलता रहेगा, और जितनी भी इवन वैल्यूज होगी ना, सिर्फ वही आकर क्या होगी, यहाँ पर प्रिंट होगी। चलिए प्रोग्राम को चलाकर देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने प्रोग्राम को चलाया है, यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है, ध्यान से आप देख सकते हैं, 014 014 इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडेक्स को प्रिंट कर लिया है, ठीक है। हमने किसको प्रिंट किया है, आई को, लेकिन हमें आई को प्रिंट नहीं करना है, हमें एक्स ऑफ आई को प्रिंट करना है। इसका मीन क्या होता है कि हम वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर क्या आउटपुट आ चुका है, 10, 22 और 50। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा कि सिर्फ इतने ही हमारे पास में क्या है, इवन नंबर है, और बाकी ये दोनों क्या है, यहाँ पर ओड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फोर लूप की हेल्प से देखा कि इवन नंबर कैसे हमने प्रिंट किए। अब इसी सेम प्रोग्राम को हम बनाकर देखते हैं फॉर ईच लूप से, ठीक है। तो देखिए फॉर ईच लूप से कितना इजी हो जाता है प्रोग्राम, कि यहाँ पर हमने इंट आई तो लिखना होगा, ठीक है, एक वेरिएबल लेने के लिए। अब साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कॉलन लगाना होगा सिंपल सा, और एक्स देना होगा, ठीक है, एरे का नाम देना होगा। उसके बाद में देखिए आप ध्यान से, हमने यहाँ पर फॉर ईच लूप को लगा लिया है। अब यहाँ कंडीशन चेक करना है, ठीक है, और हमें किससे करना है, वैल्यू को देखना है कि वो इवन है या नहीं। तो एक्स ऑफ आई से पहले वैल्यू आ रही थी फॉर लूप में, लेकिन फॉर ईच लूप में वैल्यू कहां से आती है फ्रेंड्स, इस आई नाम के वेरिएबल से आती है, ठीक है, क्योंकि एक्स क्या करता है, वैल्यू को देता है आई को। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। तो जैसे ही आई मतलब उस वैल्यू का रिमाइंडर 2 से 0 निकलेगा, तो उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो इवन नंबर यहाँ के प्रिंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या प्रिंट करना होगा, हमें सिंपल सा सिर्फ आई ही प्रिंट करना होगा, ठीक है। आई मीन्स वैल्यू, फॉर ईच लूप में आई के पास में क्या आ रही है, यहाँ पर वैल्यू आ रही। तो देख सकते हैं दोनों केस में यहाँ पर आउटपुट क्या आया है, सेम ही आया है, ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पर पहले फॉर लूप का यूज किया था, फॉर ईच लूप का यूज किया है। अब देखिए एक जल्दी से एक और प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। अगर हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है फ्रेंड्स कि जितने भी इवन नंबर है ना, उनका सम करवाना है,
ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी 10, 22 और 50 हमें आउटपुट में दिख रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इनका सम हो जाना चाहिए। तो सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए इंटरव्यू के पर्पज से भी मैन है, ठीक है, ये सभी प्रोग्राम इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से मुझे इवन नंबर पता लग रहे हैं कि कौन कौन से इवन नंबर है, उन्हीं को तो मैं प्रिंट कर रहा था ना। तो अब अगर वो इवन नंबर है ना, तो मुझे क्या करना है, उनका सम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ एक इंट सम नाम का वेरिएबल, ठीक है। और उसमें इनिशियली मैं क्या रख देता हूँ, 0 इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब सिंपल सा देखिए, ये इफ में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या कर लेंगे, उस सम के अंदर क्या कर लेंगे, सम को प्लस कर देंगे उस वैल्यू को। ध्यान से देखिए क्या किया है मैंने, जैसे ही यहां से इवन वैल्यू आएगी ना, इवन वाली वैल्यू, उसको मैं प्लस कर रहा हूँ सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो जब पूरा फोर लूप चल जाएगा उसके बाद में हम क्या कर लेंगे, उस सम नाम के वेरिएबल को क्या कर देंगे, यहाँ पर नीचे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम किसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पर सम नाम के वेरिएबल को। तो देखिए ये हमारा एक प्रोग्राम बनकर तैयार हो चुका है कि हमने क्या किया है, यहाँ से इवन नंबर पता किए, उनको सम नाम के वेरिएबल में प्लस करते गए हैं, और लास्ट में हमने उसका क्या कर दिया है, यहाँ पर सम करवा दिया है। यहाँ पर देखिए आउटपुट आ चुका है 82, और यहाँ पर आप प्लस कर सकते हैं 50 और 10 60 और 22 कितना होता है, 82 ही होता है। तो यहाँ पर हमने ये किसका प्रोग्राम बना लिया फ्रेंड्स, सम ऑफ इवन नंबर्स इन एन अरे। ओके। तो अगर आपको ओड का बनाना है तो सिंपल सा क्या करना होता है, अगर आपको कंडीशन पता है तो यहाँ 0 की जगह हमें 1 लिखना होता है। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स कि किसी भी नंबर का अगर मॉड्यूलस 1 बचता है, ठीक है, अगर इवन होते हैं तो 0 बचता है 2 से, और अगर ओड होते हैं तो 2 से किसी भी नंबर का मॉड्यूलस क्या बचता है, 1 बचता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ओड नंबर्स का सम मिलने वाला है। तो 78 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 33 और 45 का सम क्या होता है, 78 होता है। तो ये हमने ओड का भी बना लिया है प्रोग्राम, और इवन का भी बना लिया है, ठीक है। इवन ओड की कंडीशन में सिर्फ इतना हमें चेंज करना होता है, इवन के लिए 0 लिखना होता है, ओड के लिए 1 लिखना होता है। अब अगर आप सभी ये मानते हैं कि आपको फॉर लूप, फॉर ईच लूप, मतलब जितने भी लूप्स हैं, ठीक है, अगर वो चलाना आते हैं, तो आप सभी क्या करेंगे, मुझे एक प्रोग्राम का आउटपुट लाकर बताएंगे, जो मैं यहाँ पर अभी बनाने वाला हूँ। सिंपल सा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, s प्लस आई क्या था ना, मैं अब इसको लिख रहा हूँ एक्स ऑफ आई। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, एक्स ऑफ आई। तो चलिए मुझे आप जल्दी से इस प्रोग्राम का आउटपुट बता दीजिए। अगर आपने सही आउटपुट निकाला मतलब आप प्रोग्रामिंग सही तरीके से सीख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये आपके सामने मैंने प्रोग्राम रख दिया है, जल्दी से इसको चलाइए और मुझे इसका आउटपुट लाकर बताइए, ठीक है। कहां पर बताएंगे आप जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने देखा है कि आप, मुझे पता है, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, लेकिन मैं जो ये कोड के अंदर मैं आपको कमेंट्स करने का कहता हूं कि इसका आउटपुट बताइए, तो आप वो नहीं बताते हैं। तो आप क्या करा करें कि इसको भी बताया करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप पूरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको आउटपुट भी निकालना आ रहा है, ठीक है। मतलब जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, ये मुझे समझ आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अगर आपने आउटपुट निकाला हो और अगर आपको ये लगा हो कि यहाँ पर क्या आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा, तो फिर तो आप सही हो। लेकिन अगर आपने क्या किया हो, यहाँ पर सभी वैल्यू को प्लस कर दिया हो या इवन वैल्यू को प्लस कर दिया हो, तो आप क्या हो, गलत हो। यहाँ पर देखिए प्रोग्राम को हम चला देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ चुका है। इस एक्सेप्शन आने का रीजन क्या है मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि हमने एक्स ऑफ आई लिख दिया है और यहाँ पर आई के पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले जब सम में कुछ प्लस होने जाएगा ना, तो क्या प्लस होने जाएगा, एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई का मतलब समझे आप, एक्स ऑफ 10, क्योंकि अभी आई के पास वैल्यू है चल रही है 10, तो एक्स ऑफ 10 प्लस होने जाएगा फ्रेंड्स सम के पास में। और क्या आप मुझे, अब आप सभी बताइए कि हमारे एरे में एक्स ऑफ 10 नाम की कुछ वैल्यू है क्या, मतलब 10 नाम का इंडेक्स है क्या, 10 नंबर का, 10 नंबर का इंडेक्स हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में सिर्फ 0 से लेकर 4 तक के इंडेक्स है, और हम एक्सेस किसको कर रहे हैं, 10 नंबर के इंडेक्स को। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर 10 लिखा है, मतलब 10 नंबर का इंडेक्स हमारे पास में नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आ चुका है, एक्सेप्शन आ चुका है। अब चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपको फॉर लूप और फॉर ईच लूप दोनों बहुत अच्छे से चलाने आ गए हैं। अब मैं सिंपल सा एक चीज दे रहा हूं आप सभी को, इसका मुझे आउटपुट बताने का कोशिश करें। यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप का एक्स नाम का एरे बनाया है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज को मैंने पास किया है, और यहाँ पर पता है मैं मैसेज को जब प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो अभी मैं एक्स ऑफ आई प्रिंट कर रहा था तो सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही थी। अब आप सभी मुझे ये बताइए कि अगर मैं सिंपल सा यहाँ पर एक्स को प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने क्या किया है यहाँ पर कि ये जो x नाम का एरे है ना, उस पर्टिकुलर एरे के नाम को ही प्रिंट कर दिया है, मैंने उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं की, मैंने उस एरे को ही प्रिंट कर दिया। तो अब आप सभी बताइए क्या x को प्रिंट करने से सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आकर प्रिंट हो जाएगी क्या, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये है।
सेकंड ऑप्शन ये है कि नहीं सर, आप ऐसे डायरेक्टली एरे के नाम को प्रिंट नहीं कर सकते, हमारे पास में एरर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड तो मैं आपको डायरेक्टली आउटपुट से ही बताने वाला हूं, जो भी आउटपुट आएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है फ्रेंड्स कि यहां पर अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है और आप उसको अगर प्रिंट कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हो। इंटीजर टाइप का जो एरे वाला ऑब्जेक्ट है ना, ये एक्स नाम का एरे, इसको अगर आप डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हो तो हमारे पास पास में कुछ एक अलग टाइप का आउटपुट आएगा। और वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो मैं आप सभी को अभी बता दूंगा। तो चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। एक पहले ओपन ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, बिग वाला ब्रैकेट। उसके बाद में देख सकते हैं आप कि लार्ज ब्रैकेट के बाद में क्या है, यहाँ पर आई लिखा आ रहा है, फिर एट द रेट आ रहा है 7852, मतलब इस तरीके से कुछ नंबर्स आ रहे हैं और एबीसीडी भी आ रही है, ठीक है, कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। तो ये सब क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इंट के बाद में क्या कर देता हूं, यहां पर अगर मैं फ्लोट टाइप का बना देता हूं, इस एरे को मैंने कैसा बना दिया है, फ्लोट टाइप का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब सिर्फ ब्रैकेट के बाद आई आ रहा था, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। ध्यान से देखा आपने, आई आ रहा था, अब क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। तो फ्लोट से एफ आ रहा है क्या? हाँ जी, फ्लोट से ही क्या आ रहा है, एफ। तो अब आप सभी मुझे बता दीजिए लॉन्ग के लिए क्या आएगा। तो अब आप सभी बोलेंगे सर अब तो ब्रैकेट के बाद में एल लगा आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, इतनी चालाकी नहीं चलती है। यहाँ पर देखिए अब क्या आ चुका है, जे आ चुका है। तो ये सब आ क्या रहा है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स होता ये है कि अगर हमने जैसे किसी भी टाइप का एरे बनाया, जैसे हमने यहाँ पर एक्स नाम का एरे बनाया है, और हम उस एरे के पूरे वेरिएबल को ही अगर डायरेक्ट प्रिंट करते हैं ना, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलता है। इस आउटपुट में क्या क्या चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, और क्योंकि इंटीजर टाइप का एरे था इसलिए आई लिखा है, फिर एट द रेट, ठीक है। एट द रेट के बाद में यहाँ पर ये जितना भी लिखा है ना 7852 इस टाइप से, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हेक्साडेसिमल नंबर। ये कैसा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आउटपुट देखने को मिल रहा है हमें, क्लास नेम, मतलब जैसे इंट था तो इसकी रैपर क्लास क्या होती है, इंटीजर। तो वैसे ही इंटीजर क्लास एट द रेट हेक्साडेसिमल नंबर। वैसे यहाँ फ्लोट था तो उसके लिए फ्लोट क्लास नेम एट द रेट हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। और लॉन्ग के केस में यहाँ पर जे आता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये जो पीछे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये हेक्साडेसिमल्स नंबर्स हैं। और आगे आई और एफ किस लिए लिखा था, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट टाइप का हमने एरे बनाकर तैयार किया था, ठीक है। अब चलिए इतना सब आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कैरेक्टर टाइप का एरे बनाता हूं, यहाँ पर मैंने एरे किस टाइप का बना दिया है, कैरेक्टर टाइप का। और अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल सा समझ लीजिए यहाँ पर, हाँ ठीक है, मैं एक्स को ही प्रिंट कर रहा हूं। तो अब क्या आउटपुट आएगा, हमने इंट का देखा, फ्लोट का देखा और लॉन्ग का भी देखा। अब आप सभी मुझे बताइए कैरेक्टर के केस में क्या आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आया है, ये दिख रहा है आपको, कुछ अजीब सा कुछ आउटपुट आया, ठीक है। तो इसको हम गैस नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताने वाला हूँ। तो वो चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। मैन मेथड से रिलेटेड मैंने वो चीज बताई थी आपको। तो यहाँ पर देखिए हम हमेशा से क्या लिखते आए हैं, स्टार्टिंग से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखते आए हैं मैन मेथड बनाने के लिए। तो क्या आप सभी को पता है ये पब्लिक और स्टैटिक क्या है? तो पब्लिक और स्टैटिक ये दोनों पता है कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं पता है, जो इंटरेस्टिंग है वो देखिए, हम इन कीवर्ड्स को पता है आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ये कहना चाहता हूं मैं। यहां पर देखिए मैंने इसको लिखा इस तरीके से, स्टैटिक पब्लिक। तो अब आप सभी मुझे बताइए, क्या यहां पर मुझे एरर देखने को मिलेगा या क्या होगा, ये बताइए। मैं इस एरे को सिंपल सा इंटीजर टाइप का ही रखता हूं, और यहां पर मैं एक्स ऑफ कुछ वैल्यू को प्रिंट कर देता हूं, x(2) को प्रिंट कर देता हूं। चलिए आप मुझे इससे बताइए, ये जो मैंने मैन मेथड में स्टैटिक पब्लिक वॉइड मैन कर दिया, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से क्या लिखते आए हैं फ्रेंड्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। तो जल्दी से बताइए कर सकते हैं या नहीं। तो आप बोलेंगे सर जी डेफिनेटली कर सकते हैं, अभी आपने कहा है कि ये दोनों क्या है, कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू होने वाला नहीं है। तो चलिए प्रोग्राम को चला कर देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 33 आउटपुट देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई थिंक आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब देखिए, ये तो चलिए कीवर्ड्स की बात हो गई, क्या हम इस वॉइड को भी इधर आगे पीछे कर सकते हैं क्या? तो नहीं सर जी, इतना भी अब आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वॉइड क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर वॉइड एक रिटर्न टाइप है, ठीक है। रिटर्न टाइप किसका है, इस मैन नाम की मेथड का। ये मैन जो लिखा है ना, मेथड का नेम है। तो आपको मेन हमेशा यही लिखना है, वॉइड भी आपको हमेशा यही लिखना है। सिर्फ आप इन दोनों कीवर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी इनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद में चलिए हम अंदर आते हैं। तो इस ब्रैकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामीटर में हमने स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाया है और एक आर्ग्यूमेंट्स दिया है, ठीक है। तो हम अभी हमेशा से ऐसे ही लिखते आए हैं कि स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाते हैं और args लिखते हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्या कुछ ऐसा पता है कि हम ये आर्ग्यूमेंट्स की जगह भी कुछ लिख सकते हैं या नहीं? चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। यहाँ पर आप नीचे ध्यान से देखिए, मैंने इंटीजर टाइप का एक एक्स नाम का एरे बनाया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना है। अब यहां पर वेरिएबल का नाम मैंने एक्स दिया है और यहां पर वेरिएबल का नाम मैंने क्या दिया, आर्ग्यूमेंट्स दिया है। तो कोई जावा ने फिक्स थोड़ी ना कर दिया है कि यहाँ args ही लिखना है, ठीक है। ये तो उन्होंने इसलिए args लिख के दिया ताकि हमें पता रहे कि ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है, इसलिए, ठीक है। शॉर्ट में लिख के दिया है। तो हम पता है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स की जगह। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया जैसे कि हर्ष। तो ध्यान से देखिए, अब क्या एरर आएगा क्या? नहीं, कुछ एरर नहीं आएगा, क्योंकि सर जी हमें पता है कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं ना, तो हम कुछ भी रख सकते हैं, सिर्फ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम रख दिया, कोई इशू नहीं है। देखिए प्रोग्राम को रन किया मैंने, यहाँ पर देख सकते हो आप वापिस से 33 आउटपुट देखने को हमें यहाँ पर मिल चुका है। चलिए आउटपुट चेंज करने के पर्पज से 2 की जगह 3 को प्रिंट करते हैं, इंडेक्स नंबर। यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हो 45 जो है वो आउटपुट में आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब आप सभी को समझ में आया मैं क्या बताने वाला था, कि ये दोनों कीवर्ड्स होते हैं तो इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मैं इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है, तो आप वहां कंफ्यूज ना हो। आप तो सोचेंगे नहीं तो कि हम तो अभी हमेशा ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखते आए। नहीं सर, आप तो उल्टा लिख रहे हो, एरर आएगी, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। ऐसा चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आर्गुमेंट्स का हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स नहीं देना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपका नाम, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप आपका नेम दे दीजिएगा। तो ऐसा भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो पैरामीटर है ना, और मतलब वो है वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए, यही मैं बताने वाला था, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आपको अच्छी लगी, आपको पहली बार पता चला इसके बारे में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बता दीजिए कि यस सर पहली बार ही हमें पता चला है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसा अच्छा लगे जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, तो ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, उनको भी ये कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, तो ठीक है, वो भी आप सभी को थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते रहिए, सबको अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।